महान हस्तियों का जन्मदिन है, सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा। आप सब की ओर से और दुनिया में इंसाफ और परिवर्तन चाहने वाले सभी साथियों की ओर से उनको नमन है। साथियों, जैसे मैं समझता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ और समझता हूँ कि जिस इंसान ने धरती पे पहला बीज बोया होगा, अन्न उगाया होगा, उस दुनिया का वह व्यक्ति महान वैज्ञानिक, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहा होगा और उनको दुनिया का सबसे सर्वोत्तम, सबसे उच्चतम पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत की नींव रखने वालों में सावित्रीबाई फुले, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग भी रहे हैं और भारत रत्न के असली हकदार यही लोग हैं और विलंब हो चुका है, उनको पहले ही भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन विलंब है। इससे आप देश के जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, जो साथी मुझे सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो हमारे YouTube चैनल काम की बात लाल की क्लास अम्बेडकरनामा पे जाएं, उसको देखें, सुनें। वह ऐतिहासिक दस्तावेज का एक चैनल है जिसमें हम कथा, कहानी और सेंसेशनल न्यूज़ नहीं कहते हैं। जो प्रमाणिक स्रोत हम पढ़ते हैं वो जो है आपके बीच पहुंचाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि वो एक तरीके से बहुजन नायक और नायिकाओं को जो इतिहास में दफनाने की कोशिश की गई उसको ज़िंदा रखने का एक प्रयास है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि यही मैं कर पाया तो मेरे ज़िंदगी की ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे अम्बेडकरनामा को पहुँचाएँ। वो अम्बेडकर साहब की प्राइमरी सोर्स की अभी रीडिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा फिर लोहिया साहब, कांशीराम जी और तमाम कर्पूरी ठाकुर और कुशवाहा साहब, सब पे मैं धीरे धीरे एपिसोड बनाऊंगा। जगदेव बाबू, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सब पे बनाऊंगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इसमें मदद करें। मेरे हाथ में एक किताब है, एक भूली बिसरी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जीवन और संघर्ष। इस किताब को संपादित किया है ब्रिज रंजन मणि, जाने माने लेखक हैं, और पैमिला सरदार। अगर सावित्रीबाई के जीवन को पूरा देखेंगे और समझेंगे तो विविध वाङ्मय है, पूरा कंप्लीट वाङ्मय है। इसलिए आज उनकी जयंती विशेष पर मैं सब कुछ नहीं, मैं सिर्फ उनके 3 अनोखे पत्र हैं, वो पत्र आपके सामने रखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। और मैं ये बता दूँ कि इस पत्र का अनुवाद हमारे मित्र भी हैं और सीनियर साथी भी हैं, सुनील सरदार साहब ने मराठी से हिंदी में किया है और इसी किताब में यह पत्र संकलित है। दोस्तों, यह पत्र जो है सावित्रीबाई फुले ने अपने पति को लिखा था और मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा और समझा, कि यह सिर्फ पत्र नहीं है, यह प्यार, सम्मान, संवेदना, संघर्ष और उज्जवल भविष्य के सपनों के जीवंत दस्तावेज हैं और जितने प्रासंगिक उस समय थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसलिए साथियों, मैं तीनों पत्र पढ़ूंगा और व्याख्या आपको करना है। एक एक लाइन बहुत ही गंभीर और बहुत मारक है। पहला पत्र जो है वो अक्टूबर 1856 को लिखा गया था और ये पत्र कुछ इस तरह से है। लंबा पत्र है और इसमें सावित्रीबाई फुले के परिवार में उनके भाई और माता से जो विमर्श हुआ था समाज सुधार के कार्य को लेकर, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। लिखती हैं कि सत्य के अवतार मेरे प्रभु ज्योतिबा, सावित्री आपका अभिनंदन करती है। इसके बाद इतने उतार चढ़ाव के बाद ऐसा लगता है कि मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से वापस लौट आया है। मेरे भाई ने बहुत कठिन परिश्रम किया और बीमारी में मेरी ध्यानपूर्वक देख रेख की।
उनकी सेवा और लगन इस बात का प्रतीक है कि वह कितना स्नेही है। जैसे ही मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं जल्द से जल्द पुणे आऊंगी। कृपया मेरी चिंता न करें। मैं जानती हूं कि मेरी अनुपस्थिति में फातिमा को कष्ट पहुंच रहा है और मुझे निश्चय है कि वह सहानुभूति रखेंगी और बड़बड़ाएंगी नहीं। इसके बाद आगे लिखती हैं कि जबकि हम एक दिन बात कर रहे थे, मेरे भाई ने कहा कि तुम और तुम्हारे पति का बहिष्कृत होना ही ठीक था, क्योंकि तुम दोनों अछूतों महार और मांग की सेवा करते हो। अछूत गिरे हुए हैं और उनकी सहायता करके तुम परिवार का नाम बदनाम कर रहे हो। इसी कारण मैं कहता हूं कि हमारी जाति प्रथा के अनुसार व्यवहार करो और ब्राह्मणों के आदेश का पालन करो। मेरे भाई की इस भड़कीली बात से मैं व्याकुल हो गई। हालांकि मेरा भाई एक भला आदमी है, परंतु वह अति संकीर्ण विचार का है। इसी कारण हमारी कटुता से आलोचना और निंदा करने में उसने संकोच नहीं किया। मेरी माँ ने उसे फटकारा नहीं, परंतु उसे होश में लाने का प्रयास किया। उनकी माँ भी क्रांतिकारी विचारों की थी। सुनिएगा क्या कहती उनकी माँ। माँ ने कहा भाई से कि ईश्वर ने तुम्हें एक सुंदर जीव दी है, किंतु उसका दुरुपयोग करना अच्छा नहीं। आगे लिखती हैं सावित्री बाई, मैंने अपने सामाजिक कार्य का बचाव किया और उसके संदेह को दूर करने का प्रयत्न किया। मैंने कहा भाई, तुम्हारे विचार संकीर्ण है और ब्राह्मणों के सीख ने उसे और भी बुरा कर दिया है। जानवर जैसे बकरियों और गायें तुम्हारे लिए अछूत नहीं है, तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम विष से भरे सांप को नाग पंचमी के दिन पकड़ते हो और उसे दूध पिलाते हो, परंतु महार और मंग को अछूत मानते हो, जो तुम्हारे और मेरे जैसे इंसान हैं। क्या तुम इसका कारण दे सकते हो? आगे लिखती हैं कि जब ब्राह्मण अपने पवित्र कपड़े पहनकर धार्मिक कार्य करते हैं तो वह तुम्हें भी अपवित्र और अछूत मानते हैं। उन्हें भय होता है कि तुम्हारा छूना उन्हें दूषित कर देगा। वह तुम्हारे साथ महार से अलग बर्ताव नहीं करते। जब मेरे भाई ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझसे पूछा कि तुम उन महार और मंग को शिक्षा क्यों देते हो? लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं क्योंकि तुम उन अछूतों को पढ़ाते हो। यह बात मैं सहन नहीं कर सकता। जब लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं और इस कार्य करने के लिए तुम्हारे परेशानियां खड़ी कर देते हैं, तब मैं ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकता। आगे लिखती हैं, मैंने उससे बताया कि अंग्रेज लोगों के लिए क्या कर रहे थे। मैंने कहा सीखने का अभाव कुछ भी नहीं, वरन घोर पाशविकता है। केवल ज्ञान प्राप्ति ब्राह्मणों को उच्च प्रतिष्ठा देती है। शिक्षा और ज्ञान तेजस्वी है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अपनी नीची अवस्था को त्याग देता है और उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मेरे पति ईश्वर तुल्य पुरुष हैं। वह इस संसार में तुलना से परे हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वह सोच रखते हैं कि अछूतों को पढ़ना चाहिए और आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। वह ब्राह्मणों का सामना कर अछूतों को पढ़ाने के लिए उनसे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वे लोग भी औरों की तरह मनुष्य हैं और उन्हें गरिमापूर्ण मनुष्यों के समान रहना चाहिए। इसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है।
मैं भी उन्हें इसी कारण पढ़ाती हूँ। इसमें बुरा क्या है? हाँ, हम दोनों लड़कियों, महिलाओं, मंग और महारों को पढ़ाते हैं। ब्राह्मण परेशान हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि इनके द्वारा उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्राह्मण परेशान हैं, इसी कारण वो हमारे विरोधी हैं और इस मंत्र का राग अलापते हैं कि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। वे हमें बुरा भला कहते हैं और दंड देते हैं और तुम्हारे जैसे भले लोगों के मन में विष भर देते हैं। आगे लिखती हैं सावित्री बाई फुले, आपको निश्चित रूप से याद होगा कि ब्रिटिश सरकार ने मेरे पति के महान कार्य को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। उनका सम्मान पाना ही ऐसे लोगों के नाराज़गी का कारण बना है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पति नाम मात्र के लिए ईश्वर के नाम का संस्मरण नहीं करते और न ही आपके समान तीर्थ यात्रा करते हैं। वह वास्तव में ईश्वर का काम कर रहे हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन काम कर रहे हैं उसी तुल्य। मैं उसमें सहायता करती हूँ उनकी। मुझे यह काम करने में आनंद मिलता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी पता चलता है कि एक मनुष्य किस ऊंचाई और क्षितिज पर पहुंच सकता है। माँ और मेरा भाई मेरी बातों को उत्सुकता से सुन रहे थे। अंत में मेरे भाई के दिमाग में यह बात आई। उसने अब अपनी कही बातों पर पश्चाताप किया और मुझसे माफ़ी मांगी। माँ ने कहा, सावित्री, तुम्हारी जीव अवश्य ईश्वर के शब्द बोल रही हैं। हम तुम्हारी बुद्धि के बातों से धन्य हुए। माँ और भाई की ऐसी सराहना से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे पुणे में, वैसे ही यहाँ भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो लोगों के मन में हमारे प्रति विष भर रहे हैं और हमारे विरोधी बेबुनियाद खबरें फैला रहे हैं। परंतु हम क्यों उनसे डरें और इस महान काम को क्यों त्याग दें जो हमने आरंभ किया है? यह उचित होगा कि हम इसके बदले में अपना काम संलग्नता से, गंभीरता से करें। अपना काम करते रहना है। हाँ, हम अवश्य जीत प्राप्त करेंगे और भविष्य में सफलता हमारी होगी। भविष्य हमारा है। मैं और क्या लिखूं? विनम्र सम्मान के साथ आपकी सावित्री। तो शिक्षा का मतलब है कि अपने घर में भी माँ, बहन, रिश्तेदार से भी सवाल करना, वैज्ञानिक बातें करना। ये सावित्री बाई फुले कब कर रही थी? ये 1856 की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का मतलब है क्रिटिकल माइंड, थिंकिंग डेवलप करना, वैज्ञानिक तथ्य को से बात रखना। चलिए अब दूसरे पत्र पर आते हैं। यह पत्र लिखा हुआ है 29 अगस्त 1868, नया गांव, पेटा खंडाला, सतारा। सत्य के अवतार मेरे प्रभु ज्योतिबा, सावित्री आपका अभिवादन करती है। मुझे आपका पत्र मिला। हम यहाँ कुशल हैं। मैं अगले महीने की 5वीं तारीख तक आऊँगी। इस विषय के बारे में चिंता मत कीजिए। इस बीच यहाँ पर एक अनोखी घटना घटी है। वो अंतर्जातीय आजकल लव जिहाद का बोल बोल के और कैसे कैसे क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। वही घटना उस समय भी हुई। एक ब्राह्मण गणेश गांव में इधर उधर जाता था, धार्मिक संस्कारों का संचालन करता था और लोगों का भविष्य बताता था। यही उसके जीविका का साधन था। गणेश और एक किशोर लड़की सारजा, जो महार समुदाय की है, प्रेम में पड़ गए। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वह 6 माह की गर्भवती थी। क्रोधित लोगों ने उन्हें पकड़कर गांव भर में उनका प्रदर्शन किया। आज भी देखते हैं ऐसे जो दृष्टांत है, ऐसे जो उदाहरण हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं 21वीं सदी में। उस स्थान पर शीघ्र पहुंचकर
मैंने गांव वालों को ब्रिटिश राज्य में प्रेमियों की हत्या करने के गंभीर परिणामों के बारे में बताकर उन्हें डरा कर भगा दिया। तो बहुत हिम्मत भी था उनके अंदर। साधु भाव ने क्रोधपूर्वक कहा कि उस मक्कार ब्राह्मण लड़के और अछूत लड़की को गांव छोड़कर जाना होगा। दोनों पीड़ित इस बात से सहमत हो गए। मेरे हस्तक्षेप ने इन जोड़ों को बचा लिया और कृतज्ञता से वह मेरे पांव पर गिरकर रोने लगे। किसी प्रकार से मैंने उन्हें दिलासा दिलाया और शांत किया, और अब मैं उन दोनों को आपके पास भेज रही हूं। अब और क्या लिखूं? आपकी सावित्री। आज भी अंतर्जातीय विवाह में देखते हैं हत्याएं होती हैं, ऑनर किलिंग होती हैं, और कितनी मजबूती से सावित्री बाई फुले ने ये बातें 1868 में उठाई। तो मुझे लगता है ये कारवा हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए और न्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। तीसरा पत्र आता हूँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। और आप सब जानते हैं कि अभी महामारी एक तरह का है, और सावित्री बाई फुले का जो निर्वाण हुआ वो बीमारी के कारण से ही हुआ। तीसरा पत्र लिखा हुआ है 20 अप्रैल 1877, उतार जुनर। फिर लिखती हैं कि सत्य के अवतार मेरे प्रभु ज्योतिबा सावित्री आपका अभिवादन करती है। वर्ष 1876 जा चुका है, लेकिन अकाल नहीं गया है। यह अत्यंत भयानक रूप में यहाँ है। लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, भूमि पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पत्र में वो लाइव देख रही हैं, लाइव नरेट कर रही हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। लोग अपने गांव को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों, अपनी युवा लड़कियों को बेच रहे हैं और गांव छोड़ रहे हैं। नदियां, तालाब और हौज पूरी तरह सूख चुके हैं। पीने को बिल्कुल पानी नहीं है। पेड़ समाप्त हो रहे हैं, पेड़ों पर पत्तियां नहीं। बंजर भूमि में जगह जगह दरार पड़ रही है। सूरज लोगों को झुलसा रहा है, फफोले पड़ रहे हैं। अन्न और जल के लिए तड़पते लोग मरने के लिए भूमि पर गिर रहे हैं। कुछ लोग जहरीले फल खा रहे हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ लोग स्वयं का मूत्र पी रहे हैं। वे अन्न जल के लिए रोते हैं और फिर मर जाते हैं। हमारे सत्यशोधक स्वयंसेवकों ने ज़रूरतमंद लोगों को अनाज और अन्य रक्षक जीवन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए समितियां बनाई। उन्होंने राहत दल बनाए हैं। भाई कुंदाज और उनकी पत्नी उमाबाई मेरी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। उतार के शास्त्री, गणपति सखारान, दम्बरे पाटिल और अन्य आपसे मिलने आने की योजना बना रहे हैं। बेहतर होगा यदि आप सतारा से उतार आएं और फिर हम अहमदनगर जाएं। शायद आपको आरबी कृष्ण जी पंत और लक्ष्मण शास्त्री याद होंगे। उन्होंने मेरे साथ प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा की और पीड़ितों को कुछ आर्थिक मदद दी। साहूकार क्रूरतापूर्वक स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। साहूकार का तो काम ही होता है, हर आपदा उनके लिए जो है ना लाभ का काम होता है। तो उस समय अकाल पड़ी थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है उसका लिखती हैं कि साहूकार क्रूरतापूर्वक स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बुरी चीज़ें हो रही हैं, दंगे भड़क रहे हैं। कलेक्टर ने इसके बारे में सुना और स्थिति को संभालने आया। उसने गोरे पुलिस अधिकारियों को तैनात किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। 50 सत्यशोधक एकत्र किए गए। कलेक्टर से पूछा कि क्यों अच्छे स्वयंसेवकों को झूठ आरोपों में फंसाया गया है और बिना किसी युक्त विचार के गिरफ्तार किया गया, बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया। मैंने उससे शीघ्र छोड़ने को कहा। हिम्मत भी थी बहुत, मतलब गट्स। शीघ्र छोड़ने को कहा। कलेक्टर काफ़ी शालीन व निष्पक्ष था। वह गोरे सिपाहियों पर चिल्लाया, क्या पाटिल किसान लूटते हैं?
उन्हें आज़ाद करो। कलेक्टर लोगों की दुर्दशा पर द्रवित हो गया था। उसने शीघ्रता से अनाज, ज्वार से भरी 4 बैलगाड़ियां भेजी। आपने गरीबों व ज़रूरतमंदों के लिए परोपकार और कल्याण कार्य शुरू किए हैं। मैं भी अपने हिस्से का उत्तरदायित्व निभाना चाहती हूँ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगी। मैं आशा करती हूँ कि और अधिक लोगों द्वारा ईश्वरीय कार्य में मदद हो। मैं अब और अधिक लिखना नहीं चाहती। आपकी सावित्री। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है साथियों। जैसा मैंने पहले कहा है कि जो 3 पत्र हैं वो सिर्फ पत्र नहीं हैं, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो संघर्षों की कहानी है, जो प्यार है, जो पति के प्रति सम्मान है, जो समाज के प्रति दर्द है। वो तमाम मुद्दे जो आपके समाज में आज भी दिख रहे हैं, वो मुद्दे सावित्रीबाई फुले के भी सामने थे और उन्होंने अपने हिम्मत और लगन से बाकायदा उसका सामना किया, साथ दिया। शुक्रिया साथियों, आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी देख रहे होंगे, आप लाल की क्लास अम्बेडकरनामा यूट्यूब चैनल पर जाइए, उन पर आपको बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज का पाठ मिलेगा। आप उसको सुनिए, सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू। फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।